नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 10 फरवरी को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी। हरियाणा सरकार ने 3 लाख से ज्यादा कर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है। सीएम की इस घोषणा को सिरे चढ़ाने का वक्त आ गया है। इसके लिए आने वाले बजट सत्र में विधिवत बजट पारित करने की तैयारी है। राज्य वित्त विभाग के अफसर जहां राज्य के बजट बनाने में रात दिन लगे हुए हैं, वहीं अब कर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने का प्रावधान आने वाले दिनों में बजट सत्र के दौरान कर लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में राज्य स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी निकाय विभाग, शिक्षा आदि को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। इस क्रम में कई विभागों के प्रशासनिक अफसर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 10 फरवरी को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। 3 लाख से ज्यादा कर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने का फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। इसके साथ ही तमाम प्रस्ताव पारित करने की तैयारी, विधिवत बजट पारित करने की तैयारी बजट सत्र में, जिसके चलते पहले से हरियाणा सचिवालय में यह बैठक, जिसको काफी अहम माना जा रहा है, कई अहम फैसलों की उम्मीद इस मंत्रिमंडल में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 10 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सचिवालय जो है सुबह 11 बजे जो है ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर कई अहम फैसले हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग से और शहरी एवं निकाय विभाग से, और वहीं जो है विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी तारीखों का भी ऐलान इस बैठक में के बाद किया जा सकता है। और वहीं इसमें जो है कि अब अधिकारी जो हैं बजट सत्र की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और वहीं जो बीते कल जो है हरियाणा सरकार की ओर से जो है अपने कर्मचारी अधिकारियों को जो है कैशलेस जो मेडिकल की सुविधा दी गई है। इसमें अब जो कर्मचारी है लगभग जो प्रदेश में कार्यरत लगभग 3 लाख कर्मचारी अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है कैशलेस सुविधा जो मेडिकल की है वो मिलेगी और उन तमाम अस्पतालों में ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें जो कि हरियाणा सरकार के इन पैनल पे लगभग इस 2 दर्जन से ज्यादा जो ऐसे अस्पताल हैं जिसमें आधुनिक अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स है, जिनमें अब कर्मचारियों को जो है एक भी पैसा जो है पहले नहीं देना होगा और उनका इलाज जो है बिल्कुल किसी बगैर एक पैसा दिए उनका जो है इलाज होगा। इससे पहले कर्मचारियों को बिलों का जो पहले भुगतान करना पड़ता था, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट में जो बिल्स थे वो जमा कराने पड़ते थे और काफी लंबे जद्दोजहद के बाद जो है उनको वो पैसा मिल पाता था। लेकिन अब जो सरकार की ओर से जो कैशलेस सुविधा आरंभ कर दी गई है, उसके बाद जो है कर्मचारियों को एक बड़ी राहत होगी अपने इलाज करवाने में। इसका बजट का भी जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है इसके बजट के प्रावधान का भी इस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है बजट सत्र में अलग से कर्मचारियों को कैशलेस जो मेडिकल सुविधा दी जा रही है उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। जी अभिषेक, जिस तरह से देश ने कोरोना की मार झेली है, ऐसे में केंद्र ने जो बजट पास किया उसमें भी स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा गया, तो हरियाणा में भी उसका खास ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा की अगर बात करें तो क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं शिक्षा के संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे केंद्र सरकार के 2021-22 के जो बजट में जो है कि जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाया गया है। ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा जो प्रदेश का भी जो स्वास्थ्य का जो बजट होगा, क्योंकि इस समय कोरोना की लड़ाई अभी भी जारी है, वैक्सीनेशन का कार्य है जो चल रहा है, तो इसमें जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। और वहीं जो शिक्षा एक जरूरी है, जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो शिक्षा जरूरी है, तो और प्रदेश सरकार इस और ज्यादा ध्यान भी देगी। और अनुमान इसका भी ये लगाया जा रहा है कि जो शिक्षा का जो बजट है वो भी बढ़ाया जा सकता है। और वहीं जो कई स्कूल और कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज है इसकी भी घोषणा हो सकती है। कई नई मेडिकल कॉलेजेस के बारे की भी सरकार की ओर से इस बजट सत्र में प्रावधान किया जा सकता है। वहीं जो कॉलेजेस हैं, महिला कॉलेज हैं, उस तरह की भी घोषणा जो है इस बजट सत्र में की जा सकती है। जी
जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, केंद्र ने जो बजट पास किया, किसान उससे कहीं ना कहीं खुश दिखाई नहीं दिए। और हरियाणा में जो विरोध हो रहा है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हरियाणा के किसान खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जितनी भी महापंचायत हो रही है, चक्का जाम हो रहा है, उसमें पूर्ण समर्थन किसान आंदोलन को। तो किसानों के लिए क्या कुछ खास बातचीत हो सकती है, क्या कुछ खास दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का भी इसमें जो है ख्याल रखा जा सकता है। बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं किसानों के हित में जो आगे चलकर मानी जाए। और वहीं जो है जो कृषि है उसका भी बजट बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं एमएसपी की जो है वो दावा है सरकार का कि एमएसपी जो है अन्य राज्यों से जो हरियाणा सरकार है वो ज्यादा पे करती है। और कई ऐसी फसलें हैं जो अन्य राज्यों में एमएसपी पे नहीं ली जाती। उसके उदाहरण के तौर पर बाजरे की बात करें, कपास की बात करें, इस तरह की जो फसलें हैं वो हरियाणा में एमएसपी पे खरीदी जाती है। अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें एमएसपी पे नहीं खरीदी जा सकती। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की ओर से पहले से ही इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कि उनको लाभ मिल सके। और वहीं जो अब 2021-22 का जो हरियाणा सरकार फरवरी के आखिर में विधानसभा सत्र में बजट पेश करेगी, वो उसमें जरूर किसानों के हित के कई फैसले या ऐलान किए जा सकते हैं। जी, किसान आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष उनके साथ है और लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है, और ऐसे में अब जो है चर्चा हो सकती है इस मुद्दे पर, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि बजट सत्र आने ही वाला है, उसमें आप अपनी बात उठा सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष के ऊपर चर्चा हो सकती है, ये सबसे अहम मानी जा रही है फिलहाल इस बैठक में। ये कई लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता जो विपक्ष हैं प्रदेश के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी ओर से कई बार ये मांग उठा चुकी है। राज्यपाल को पत्र भी लिखा जा चुका है विशेष सत्र बुलाया जाने के लिए कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। लेकिन विशेष सत्र हालांकि नहीं मौका मिला उनको, उनकी मांग नहीं मानी गई। लेकिन यह है कि अब प्रस्तावित है बजट सत्र जो फरवरी के आखिर में या मार्च की शुरुआत में बुलाया जा सकता है। उसमें कांग्रेस जरूर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी और लाया भी जा सकता है। और वहीं जो स्पीकर हैं उनकी ओर से भी कहा गया है कि कोई भी प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। अगर उधर वहीं पूर्व जो स्पीकर है और जो शिक्षा मंत्री हैं मौजूदा कैबिनेट में, कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है कांग्रेस तो लेकर आए, उस पर बहस करे, उसके बाद वोटिंग भी अगर करवाना चाहे तो उस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। उससे स्थिति साफ हो जाएगी कांग्रेस के दावों में कितना दम है और सरकार के साथ कितने जो विधायक खड़े हैं। हम पूर्ण रूप से तैयार, और ये हक है किसी का भी, कोई भी प्रस्ताव ला सकती है। और वहीं जो कानूनी रूप से बात करें तो 18 विधायक जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव के लिए मांग करते हैं तो उसमें जरूर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस तरह का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी मिलने की संभावना है। जी, तो कांग्रेस जिस प्रकार से मांग कर रही है तो उसे इस वक्त मौका मिल सकता है बजट सत्र के दौरान। तो विपक्ष के ऊपर अहम चर्चा तो इस बैठक में होगी ही होगी। साथ ही बात करें अगर विकास परियोजनाओं की, तो हरियाणा में जो इस वक्त विकास परियोजनाएं चल रही हैं काफी लंबे समय से, मेट्रो लाइन को लेकर भी, तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है और विकास परियोजनाओं के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब बजट सत्र होता है तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा होती है। वहीं जो सरकार जो है अपनी उपलब्धियां जो है या विकास, जैसे कि आपने कहा विकास की परियोजनाओं के, मतलब विकास जो प्रदेश में हो रहा है उसके बारे में जानकारी देती है। तो उसी वहीं जो है इस पर जरूर लाजमी, और जो विधायक है अपने अपने इलाकों से जो परियोजनाएं चाहते हैं, जो डेवलपमेंट के जो वो काम चाहते हैं, वो अपने बात वहां पर सदन के पटल पर रखेंगे और वो उसके ऊपर सरकार विचार देगी, उसमें आश्वासन देगी सरकार उसके ऊपर। वो इस तरह की जो कार्रवाई है वो सत्र में चलती है। उसके बाद अब जो विकास परियोजनाओं के बारे में जो ऐलान किया जा सकता है, और भी जो बड़ी घोषणाएं हैं जो इस बजट सत्र में की जा सकती है कि आने वाले समय में जो 2022 का जो साल है वो किस तरह का रहने वाला है, इसमें कितनी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो खत्म होने वाले या प्रोजेक्ट्स नए लाने वाले हैं, इस तरह की भी जो है इसके घोषणा जो है सरकार की ओर से इस बजट में की जा सकती है। उस बजट के लिए जो है प्रावधान जो है उन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान बढ़ाया जा सकता है, और कितना बढ़ेगा ये जरूर इस बजट सत्र में आ सकता है। तो बजट सत्र से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 11 बजे बताई जा रही है ये बैठक होगी करीब, और कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए लगभग तमाम जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो हैं इसमें शामिल होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं इस कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। और उसमें कई जो, जैसे कि पहले भी बताया कि शिक्षा से जुड़े और
शहरी एवं निकाय और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दे और जो कैशलेस सुविधा जो हरियाणा के 3 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं उनको जो अब मिलने वाली है, उसके बारे में बजट का प्रावधान किस तरह होगा, इसी कड़ी में जो है जो प्रदेश के आला जो अफसर हैं वो जुटे हुए हैं और अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। जी, रोजगार की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, इस वक्त जनता का गुस्सा महंगाई को लेकर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो ऐसे में उन पर भी चर्चा हो सकती है और कहीं ना कहीं जनता को राहत इस बजट सत्र में देने की उम्मीद। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल पे जो है टैक्स की बात जरूर बजट सत्र में हो सकती है। अगर कोई सरकार इस समय जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो सरकार को आम जनता को रिलीफ देने के लिए इस तरह का कदम जो है सरकार उठा सकती है कि टैक्स में छूट देकर या कोई अन्य जो नया जो टैक्स है या सेस जिसको कहें उस तरह के नहीं लगाए, जिससे कि आम जनता को जो है लाभ मिल सकता है। क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और हर तरफ जो है महंगाई की जो है चर्चा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जैसे बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें, जिसमें फल सब्जियां की बात करें या किसी तरह का और अन्य जो खाद्य सामग्री है, उसका भी जो मूल्य है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसकी तरह जरूर सरकार इस और सोच सकती है और जो अन्य नए टैक्स और जो कुछ टैक्स में जो है जहां से कि पेट्रोल डीजल में जो टैक्स लगाया जाता है, प्रदेश का जो अपना टैक्स होता है, वो उसको जरूर उसमें कटौती करने की उम्मीद जताई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। पीएम ने कहा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया, हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। कृषि कानूनों के मसले पर पीएम ने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होगी। पीएम को अपील करनी चाहिए कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े, उसके लिए ये किसान मोर्चा धन्यवाद करेगा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट
एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कानूनों में संशोधन के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन वापस हम नहीं लेंगे और किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, बातचीत के लिए वो आगे आए, ये साफ प्रधानमंत्री ने कहा है। तो प्रधानमंत्री के इस बात के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया किसानों की ओर से, क्योंकि राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया हमने सुना दी साफ तौर पर, उसके अलावा बाकी किसानों की बात करें, आम जनता की बात करें, तो क्या कुछ कहना है? अब आंदोलन जो है वो धीमा पड़ सकता है, क्या आंदोलन खत्म होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कल राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर हाँ एमएसपी को लेकर जो विवाद था उसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, मगर किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए क्योंकि उनको गुमराह किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी साफ किया गया, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने भी कहा कि अगर सरकार किसानों के बारे में सोचती है तो एमएसपी पर नया कानून बनाए ताकि किसानों को फायदा हो। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए, ताकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो धन्यवाद करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी की यानी कि कहें या सरकार की कहें तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद के साथ साथ शुक्रिया भी करेंगे, ताकि समझे उनको लगेगा कि हाँ सरकार जो है वो जनता के बारे में सोचती है। मगर कहीं ना कहीं और नेताओं की बात करें, किसान संगठनों की बात करें तो कहीं ना कहीं यही साफ हो रहा नजर आ रहा है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस लीजिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से कल राज्यसभा के अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं मगर कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, और जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की उन्होंने कह सकते हैं अपील रखी कि जिस तरीके से उस टाइम पे भी जिस तरीके से कोशिश की गई थी और कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं उनका भी विरोध किया गया था क्योंकि वो भी सुधार चाहते थे कृषि कानून के अंदर। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर अब वो दिक्कतें सुलझती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री ये मोदी जी ने पहले भी स्पष्ट किया था जिसे वाराणसी के अंदर संबोधित करते हुए, और आज भी कहीं ना कहीं संबोधित कह सकते हैं राज्यसभा के अंदर स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मगर किसानों को अब समझना होगा क्योंकि जो गेंद थी वो अब किसानों के पाने में चली गई है और कहीं ना कहीं देखना होगा किसानों का जवाब क्या है। मगर किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं संकेत यही दिया जा रहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। मगर देखना होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि आप कृषि कानून को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमने प्रस्ताव दिया है संशोधन जो आप लोग बताएंगे या जो चेंजिंग करनी है हम उसके लिए तैयार है, मगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि इससे आने वाले समय के अंदर छोटे किसानों को फायदा होगा। मगर किस तरीके का फायदा होगा ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संशोधन की बात करें, संशोधन के लिए बेशक सरकार तैयार हो गई हो, मगर पहल अभी भी किसानों की तरफ से करने के लिए अपील की जा रही है कि किसान आगे आए और हमसे बातचीत करें। मगर किसानों की तरफ से भी शायद देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो सरकार की अपील है वो किस तरीके से मानते हैं। मगर अभी भी साफ जाहिर है सरकार डेट डिसाइड करे या फिर तारीख डिसाइड करे और कहीं ना कहीं एक जगह निर्धारित करे। जैसे विज्ञान भवन था, जिस तरीके से हर बार विज्ञान भवन के बारे में बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को दोबारा से बुलाना चाहिए, संशोधन के लिए बात करनी चाहिए, ताकि संशोधन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता नजर आए। मगर अभी भी सोल्यूशन वहीं का वहीं है, यानी कि कोई सोल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। जनता भी चाहती है किसानों का आंदोलन खत्म हो, मगर जब किसानों की मांग है उसको माने या फिर उनको समझा के हटाया जाए या फिर प्रस्ताव दिया जाए। तो किस तरीके का प्रस्ताव देना चाहिए, यानी कि जो अभी 1.5 साल के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि आप लोग 1.5 साल के लिए हम कृषि कानून को रोक देते हैं। जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा गया कि एमएसपी को नया कानून बनाना चाहिए एमएसपी पर, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जाए कि कृषि कानून वापस नहीं होता नजर आ रहा है। मगर देखना होगा किसान किस तरीके से मानते हैं इस बात को या फिर बातचीत के लिए किसान पहल करते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं आई, उनके बारे में विस्तार से बताइए।
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार बार बार यही कह रहा है कि कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसानों की जो बात है, यानी कि किसानों की जो मांग है, कृषि कानून से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मगर बार बार विपक्ष की तरफ से यही कहा गया कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, सिर्फ 2-3 जो गिनी चुनी कंपनियां हैं उनके बारे में सोच रही है, ताकि उनसे बेनिफिट हो सके। मगर किसानों के बारे में भी सोचे, क्योंकि किसानों के अगर वोट बैंक चाहिए तो कहीं ना कहीं किसानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए किसानों की बात माननी पड़ेगी। मगर यही चीज किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी हमारी बातें, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मगर सरकार की तरफ से भी बार बार स्पष्ट कर दिया, चाहे वो पीयूष गोयल की तरफ से बात करें या कृषि मंत्री की बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, या फिर अमित शाह की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री की खुद की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, सिर्फ उसमें संशोधन किया जा सकता है। मगर संशोधन किस तरीके का किसानों को चाहिए, वो बैठकर बातचीत करें। मगर यानी कि बार बार किसानों की तरफ से किसानों के लिए कहा जा रहा है कि आप आके पहल कीजिए, आप आके पहल कीजिए। मगर किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर सरकार निर्धारित करे करना क्या है उनको। मगर देखना है कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता के अंदर आना चाहता है और कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मगर साफ जाहिर है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, मगर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 75 दिन हो चुके हैं किसानों को, और किसान दिल्ली की सीमाओं से नहीं हट रहे हैं। तो कहीं उनको हटाने के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जाकि किसान भी मान जाए और सरकार की जो शान है वो भी बरकरार रहे। मगर अभी भी बीच का रास्ता नहीं निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकें नहीं हो रही है, यानी 11वें दौर की बैठक के बाद में कोई भी 12वें दौर की बैठक नहीं हुई है। मगर सरकार को चाहिए, उनको एक डेट डिसाइड दे कि आप इस डेट पे आइए और हमारे से बातचीत कीजिए। मगर देखना होगा कि सरकार की तरफ से कोई डेट नहीं दी गई है, ना ही किसानों की तरफ से पहल की गई है। मगर दोनों ही तरफों से पहल करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार करे या किसान करे। जी बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, कल प्रधानमंत्री ने कहा कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ आंदोलनजीवी होते हैं, क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? किस ओर इशारा प्रधानमंत्री का था साफ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा जो आंदोलनजीवी हैं वो खुद आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी आंदोलन चल रहा हो वहां पहुंच जाते हैं। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें बुद्धिजीवियों की, यानी कि जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये सिर्फ संकेत उनके लिए था। और बात करें आंदोलनकारियों की, तो आंदोलनकारियों के लिए भी उन्होंने कहा कि वो आंदोलन खुद नहीं कर सकते हैं, उनको गुमराह किया जाता है। यानी सीधा सीधा विपक्ष को पर निशाना साधते हुए उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। मगर जिस तरीके से लगातार किसान भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, सिर्फ कृषि कानून को रद्द कराना है और एमएसपी पर नया कानून चाहिए। मगर जिस तरीके से लगातार दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं दूर होती नजर नहीं आ रही, और सरकार को चाहिए दुविधाओं को दूर करे, क्योंकि सरकार को बिठाया ही इसीलिए गया है कि जनता की जो परेशानियां हैं या किसानों की जो परेशानियां उसको दूर करे। मगर सरकार की तरफ से अभी पहल नहीं की जा रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, क्योंकि इसके अंदर लगभग 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, और बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, उनको घर भेजे वापस, ताकि आंदोलन खत्म हो। और जो कि सरकार कह रही है कि कृषि कानून से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मगर वो थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ही इसका फायदा नजर आएगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार ने कहा कि कृषि कानून जब भी आया है या फिर कोई भी कानून जब भी लेके आए हैं, तो उसमें शुरू में जरूर दिक्कतें आती है, मगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर जिस तरीके से अब किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए, मगर कहीं ना कहीं बातचीत का अभी डेट डिसाइड नहीं है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए या बड़े नेताओं के लिए कहा गया अपनी पेंशन छोड़ दीजिए, हम आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे कह सकते हैं विश्वास रखेंगे आपके लिए, और कहीं ना कहीं अच्छा कदम होगा वो। मगर जिस तरीके से ना ही वो पेंशन छोड़ेंगे सरकार के, क्योंकि जिस तरीके से पता है कि राजनीति दल किस तरीके से राजनीति के अंदर आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया आप पेंशन छोड़ दीजिए, देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस तरीके से पहल की जाती है, या फिर सरकार जो कह रही है कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे। मगर देखना होगा सरकार या किसान दोनों में से पहल कौन करता है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान ये बातें कही जा रही थी कि सिख समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात साफ कर दी। तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय में फिलहाल खुशी देखने को मिल रही है इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है प्रधानमंत्री के नहीं कि सिख समुदाय को जो बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है, सिख के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन में सिख समुदाय को एक खुशी मिली है प्रधानमंत्री की बात से।
देखिए बिल्कुल सही कहा, पर यहाँ पर जब कह सकते हैं सिख समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा था, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सिख समुदाय को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सिख समुदाय इस तरीके की जानकारी रखता है, सूझबूझ रखता है, और पंजाब से यानी कि जो किसान चले थे, सिर्फ उनको गुमराह किया गया है। मगर जिस तरीके से लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश की, यहाँ तक कि विपक्ष के लिए ये भी कहा कि सत्ता में वापस आने के लिए इसीलिए यू टर्न लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए ही संदेश दिया गया है कि आप किसानों को गुमराह ना कीजिए, बल्कि में जो किसानों को बेनिफिट है, जो किसानों का हक है, वो उन तक पहुंचने दीजिए। मगर कहीं ना कहीं देखना होगा कि विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आया, कि सदन के बाद में भी कहीं ना कहीं उन्होंने इसी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, कि सरकार के ऊपर निशाना साधा कि सरकार किसानों की बात नहीं मानती है। अगर किसानों की बात मानती तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को नहीं लाना पड़ता और ना ही इस तरीके को वापस करने पड़ती। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें दूर होती नजर नहीं आ रही है। और विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप पूंजीपतियों के बारे में सरकार सोचती है, ना ही किसानों के बारे में। मगर देखना होगा, सरकार को भी स्पष्ट करना होगा कि वो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ आम जनता के बारे में सोच रही है, चाहे इसमें किसान हो, पूंजीपति हो या फिर आम जनता हो। मगर सरकार को चाहिए आम जनता के बारे में सोचना है, चाहे वो कानून कोई सा भी हो, कृषि कानून हो या फिर कोई और कानून हो, वो जनता के लिए लेके आए तो जनता को उसके फायदे गिनाने चाहिए, ना कि ये कहा जाना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इसको फायदा होगा, ये फायदा होगा। जैसे बजट के अंदर कहा गया था कि ये आने वाले समय के अंदर यानी कि 2024 तक के लिए जो आंकड़े रखे गए थे, वो बजट के लिए भी रखे गए थे कि आने वाले समय के अंदर फायदा होगा। सरकार को चाहिए अभी की जो स्थिति है उसको भी सुधारा जाए, और आने वाले समय के अंदर भी जो प्रॉफिट होना है या फिर जो लाभ होना है वो जनता तक बताया जाए। मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार सिर्फ आने वाले के समय के लिए बारे में सोच रही है, ना कि जो फ्यूचर में चल रहा है उसके बारे में सोच रही है, ताकि फ्यूचर में अगर सॉल्व करने की कोशिश की जाए, यानी किसानों को समझाने की कोशिश की जाए, तो भी ये सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। मगर किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है कि आंदोलन खत्म कीजिए। सरकार पहल नहीं कर रही है, मगर देखना है कि सरकार पहल करे या फिर डेट डिसाइड करे कि किसान आकर बैठ के बातचीत करें, और बातचीत के द्वारा ही समाधान निकाला जा सकता है। जी राजीव, एक और बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कानून आए उसका रिजल्ट दिखे, परिणाम आने के बाद ही हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो कानून बेहतर है या नहीं है। लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार बदलती रहती है, कुछ सालों की सरकार होती है। अगर आपको कानून पसंद नहीं आते, दूसरी सरकार आएगी, तुरंत हटा देगी। कोई भी कानून हटाया जा सकता है, लेकिन पहले परिणाम तो देखे जाए। इसके ऊपर किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कृषि कानून को लेकर जो भी दुविधाएं हैं, वो बेशक सत्ता लेके कोई भी पार्टी लेके आती हो या फिर राजनीतिक दल लेके आते हो या फिर सरकार लेके आई, मगर सरकार की जो कुछ समय के लिए ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे वो 5 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो, मगर जब दूसरी सत्ता आएगी, यानी दूसरी पार्टी आएगी सत्ता के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो उस कानून को हटा सकती है। ये तो जो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा गया कि आप अभी क्यों नहीं हटा देते, और जिस तरीके से लगातार इसके दुविधाएं बनी हुई है किसानों की, वो दुविधाएं दूर क्यों नहीं कर देते। मगर देखना है कि सरकार किस तरीके का कदम उठाती है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कृषि कानून से बेनिफिट कितना होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। मगर सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर बेनिफिट होगा, मगर ये बेनिफिट उनको समझाया जाए, उनको बिठा के बातचीत की जाए। जिस तरीके से विज्ञान भवन के अंदर बैठकें की गई और बैठकों के अंदर समझाने की कोशिश की गई कि आपको इससे फायदा होगा, मगर वो स्पष्ट शब्दों के अंदर समझाए किसानों को कि यहाँ पर इतने सालों के अंदर आपको ये बेनिफिट दिखेगा और आपकी जमीनें नहीं जाएगी। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और एमएसपी के लिए वो नया कानून बनाने के लिए तैयार है, मगर किसानों को समझाना पड़ेगा। मगर उसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। सरकार एक डेट डिसाइड करे, किसान आते हैं नहीं आते हैं ये जरूर उनके ऊपर होगा, मगर किसानों के लिए एक डेट तो डिसाइड की जाए, ताकि 12वें दौर की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकलता नजर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कृषि कानूनों में संशोधन को तो हम तैयार हैं, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। अब गेंद जो है वो किसानों के पाले में। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से ऑनलाइन मुलाकात कर कहा कि रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट सहित तमाम बड़े सितारों ने जो ट्वीट किए थे उसमें कई शब्द कॉमन हैं। जैसे एमिकेबल, सुनील शेट्टी ने तो अपने ट्वीट में मुंबई बीजेपी नेता हितेश जैन को टैग तक कर दिया। साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट एकदम सेम है। इन सभी ट्वीट की टाइमिंग और पैटर्न देखकर लग रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में इन सितारों ने ट्वीट किए होंगे। महाराष्ट्र पुलिस इन सितारों को बुलाए और इनका बयान दर्ज कर ये पता लगाए
कि क्या ये सितारे दबाव में हैं या नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन, लता सहित इन सभी सितारों ने किसानों की मौत पर कभी कुछ नहीं कहा। इतने दिन से ये खामोश थे, अचानक सभी ट्वीट करने लगे। इन ट्वीट को देखकर लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने दबाव डालकर ये ट्वीट करवाए होंगे। अगर बीजेपी अन्य राज्यों की सरकार गिरा सकती है तो इनके लिए भारत रत्न पर दबाव डालना कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस के इस बयान पर और शिकायत के बाद बीजेपी पूरी तरह से तिलमिला गई है और वो महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भटकाने का गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि मराठा आरक्षण हो, यलगार परिषद या फिर तीनों पार्टियों का आपसी कलह, इन सब को छुपाने के लिए ये सीरियल रच रख आरोप लगाया जा रहा है। जांच से बीजेपी पीछे नहीं, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी कि किसने कहने पर क्या हो रहा है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर के देश हित के ट्वीट की भी हम तहकीकात करेंगे। इस प्रकार की ओछी और घिनौनी बात की है। मेरे को प्रश्न सामने आया है, कोरोना अनिल देशमुख जी को हुआ है या उनके ब्रेन को हुआ है। राजनीति के लिए और द्वेष और मत्सर से इस प्रकार की घिनौनी बात ये राज्य सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिन में ये महाराष्ट्र के और पूरे देश के आइकॉन के खिलाफ इस प्रकार की बात करने के लिए सबक सिखाएगी। किसान बिल को लेकर लगातार करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। अब यह आंदोलन लगभग अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। जिस तरह से मुंबई सहित पूरे देश में किसान आंदोलन लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर चलाया जा रहा है, उसको लेकर देश के तमाम महानतम, सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तमाम जो है खिलाड़ियों ने जो है ट्वीट किया और ये कहा है कि भारत की अस्मिता का ध्यान रखें, कहीं न कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, पॉप स्टार रिहाना ने भी ट्वीट कर कहा है कि किस तरह से चीज़ें भारत में हो रही है वो निंदनीय है। इसको लेकर अब जो है कांग्रेस आक्रामक हुई है। कांग्रेस ये कह रही है कि इन सभी ट्वीटों की जांच कराई जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है वो कहीं न कहीं भाजपा से प्रेरित है, इसकी जाँच करवाई जाएगी। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की और अनिल देशमुख से यह मांग की है कि इन सभी ट्वीट की जांच की जाए। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि यह ट्वीट कहीं न कहीं भाजपा के प्रेशर में करवाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस ट्वीट को लेकर अनिल देशमुख इस तरह की कोई जांच करवाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से ऑनलाइन मुलाकात कर कहा कि रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट सहित तमाम बड़े सितारों ने जो ट्वीट किया है, कई शब्द कॉमन है, आरोप लगाए यहाँ पर बॉलीवुड हस्तियों ने लगातार। आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना ने सबसे पहले ट्वीट किया, जिसके बाद बॉलीवुड के सितारों ने एक के बाद एक। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सेलिब्रिटीज के एक के बाद एक ट्वीट आए थे, अब आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में ये किए, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? देखिए, ये किसान आंदोलन अब कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट करके अपना जो है कहीं न कहीं किसान देश को बांटने की वाली बात कही, उसके बाद जो है तुरंत जो है सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के साथ तमाम बॉलीवुड के सितारे, अक्षय कुमार की बात करें, साइना नेहवाल की बात करें या फिर सिटी की बात करें, तमाम लोगों ने जो ट्वीट किया। सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि कई लोगों ने जो कभी ट्वीट नहीं करते थे वो अब लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के कई बड़े नेता को भी हैशटैग किया गया है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के जो ट्वीट है उसको उनके फॉलोअर्स ने भी हैशटैग किया है, वो तमाम लोगों को। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं इसको जो है एक प्रोपोगंडा के तौर पे पेश किया गया। इसमें देखिए, बतौर क्रिकेटर या बतौर अभिनेता सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है वो आरोप भी कहीं न कहीं गलत नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसा है, जब कोई शख्स, अगर आंदोलन की बात करें कि आंदोलन के दौरान जब किसान
कई किसानों ने आत्महत्या की। इस दौरान न किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है, न किसी क्रिकेटर ने। तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठने लाजमी होते हैं। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है और उन्होंने जांच की मांग की है, उसको लेकर जाहिर तौर पर अगर चीजें सही है तो जांच में मुझे नहीं लगता कुछ चीजें गलत होनी चाहिए। तो किस प्रकार से ये जांच होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस से ये मांग की गई है कि सभी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्या वो दबाव में तो नहीं है। तो पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, ये पूरा मामला जो है साइबर क्राइम का है। साइबर सेल इस पूरे मामले में नजर रखेगी और ये खंगालेगी कि अगर सचिन तेंदुलकर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, वो कब किया गया है, किस आईपी एड्रेस के तहत किया गया है। वहीं लता मंगेशकर के द्वारा किए गए ट्वीट को भी जांच होगी। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से नजर रखा जाएगा और ट्विटर हैंडल को खंगाला जाएगा। इसमें पूछताछ की गुंजाइश नहीं रहती है, बल्कि ये रहता है कि किस तरह से ट्वीट किया गया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर आईपी एड्रेस सेम मिलता है तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं प्रोपेगेंडा के तहत किया गया है। आईपी एड्रेस सेम नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर अपने। दूसरी अहम बात है कि जिस तरह से लगातार काफी सेम वर्डिंग है, काफी सेम चीजें कही गई है, उसको लेकर भी कांग्रेस का सवाल है। तो कांग्रेस ये पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है। ये जो ट्वीट लगातार किए गए हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के कहने पे किए हैं या मोदी के प्रेशर में किए गए। बिल्कुल, हालांकि बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ नेता फिलहाल कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी की 3 नेताओं ने जो है अपने अपने प्रतिक्रिया दी। में सबसे पहले बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा है, उसके बाद अतुल भातखलकर ने अपना ट्वीट किया है, उसके बाद तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस अन्य चीजों को छुपाने के लिए इस तरह से चीजें कर रही है। यहां तक कि अतुल भातखलकर ने कहा है कि गृह मंत्री को कोरोना नहीं होगा बल्कि उनको दिमाग को कोरोना हो गया है। इस तरह की चीजें लगातार कर रही है। देश के भारत रत्न है, देश के महान नायक है, उनकी जांच करवाना वो काफी निंदनीय। इस तरह से चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये नहीं कर रही है कि उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया गया जब किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसान लगातार 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तमाम वो चीजें शामिल होती है। बिल्कुल, हालांकि अब जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, क्या उसके बाद सेलिब्रिटीज की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने कहा हो? देखिए, किसी सेलिब्रिटी ने इस तरह का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। उम्मीद है कि आज किसी न किसी का जवाब जरूर आएगा, लेकिन अब तक किसी ने जवाब इस तरह से नहीं दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश जरूर दे दिए। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से असमंजस बना हुआ है कि आखिर लगातार इतने सेलिब्रिटी और वो खिलाड़ी भारत रत्न लता मंगेशकर जैसे लोग अगर ट्वीट करते तो जाहिर तौर पर ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। हालांकि करोड़ों इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनको मानने वाले होते हैं, तो जाहिर तौर पर इनके ट्वीट से बहुत इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव होता है। तो जाहिर तौर पर अगर इस चीजें सही हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए। सचिन सावंत का साफ तौर पर एक बयान है कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली सहित अगर तमाम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से किया, अपनी मर्जी से किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक इस तरह से ट्वीट किया गया और उस वक्त किया गया जब देश के साथ होना चाहिए, किसानों के साथ होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर उनका भी एक सवाल खड़ा करना लाजमी बनता। जिस प्रकार से एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार किसानों को समर्थन दिया जा रहा है और ऐसे में हर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को भुनाने की कोशिश का आरोप भी लगातार कांग्रेस पर लग रहा है। और अब मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनावी फायदा उठाना चाहती है इस तरीके के मुद्दे उठाकर। देखिए, इस तरह का जो भी आरोप लगाता है वो पहले अपने दामन में झांक के देखिए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ही काम करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, शिवसेना हो। सभी का एक ही उद्देश्य है कि वोट बैंक कैसे बनाया जाए। समाजवाद, जातवाद, पातवाद, मंदिर मुद्दे, तमाम वो सारी चीजें वोट बैंक के लिए की जाती है। यहां तक कि जिस तरह से बीजेपी हुई है, बीजेपी हर वो मुद्दे बनाती है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार की, तो जाहिर तौर पर ये वोट बैंक की राजनीति है। ऐसे में कोई आरोप लगाता है वो लाजमी नहीं है, क्योंकि हर नेता अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो दिखेगा साथ पर कि वोट बैंक की ही राजनीति होती है, देश सेवा कुछ भी नहीं चल रही।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर, सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि पॉप स्टार रिहाना ने जब ट्वीट किया उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए कि उससे किसने ये ट्वीट करवाया है, जबकि इंडियन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने किया तो ये सवाल उठाने लग गए कांग्रेस वाले। सवाल तो ये भी बनता है ना कि रिहाना से भी किसी ने करवाया तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है, रिहाना का भी जो है ट्वीट हैंडल जांच होनी चाहिए। हालांकि देखिए, सवाल ये होता है कि सिर्फ एक पे नहीं बल्कि जितने ट्विटर हैंडल किए गए हैं सबकी जांच होना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस पक्ष द्वारा किया गया हो या बीजेपी के पक्ष द्वारा किया गया, सबकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल, हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ उस वक्त अपने सख्त तेवर दिखा दिए थे। गृह मंत्री अनिल विज का भी ट्वीट सामने आया था कि इस प्रकार से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले दूसरे देशों की ओर से जो किया जा रहा था उसका भी विरोध किया गया था। तो चाहे सेलिब्रिटीज हो, उनके लाखों में करोड़ों में फॉलोवर्स होते हैं, उसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, उनके नजरिए पर पड़ता है। तो इस तरीके से चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो, ट्वीट करना कहां तक वाजिब है? अगर आप कर रहे हो, शुरू से कर रहे हो, जिस प्रकार से कंगना रनौत ने जवाब दिया वो भी सवालों के घेरे में है। देखिए, कंगना रनौत तो लगातार ट्वीट करती है, कंगना रनौत ट्विटर के बारे में जानी जाती है। ऐसे में जिस तरह से सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और तमाम गीतकार, संगीतकार लोगों ने ट्वीट किया है, वो कहीं न कहीं जांच का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी सवाल, जब देश जानना चाहता है कि चीजें सही है गलत, उसमें निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। उसके बाद पूरा पत्ता जो खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके कहने पर हुआ। देश को लगता है कि अगर इस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल, आरोप तो बीजेपी की ओर से भी लगाया जा रहा कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का, जांच उसकी भी प्रॉपर होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास सोमवार को शुरू हो गया, जो 21 फरवरी तक चलेगा। इसके पहले दिन थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक दौड़ता नजर आया। हालांकि ये टैंक भारत के सारथी टैंक के सामने कमजोर ही दिखाई दिया। सोमवार को इन टैंकों समेत कई हथियारों का प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना पहली बार किसी दूसरे देश में अभ्यास कर रही है। भारत और अमेरिका के सैनिक आने वाले दिनों में अलग अलग दल बनाकर युद्ध अभ्यास करते नजर आएंगे। सैन्य प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि 19 और 20 फरवरी को युद्ध जैसा ही माहौल नजर आएगा। उस वक्त दोनों देश अपने हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही हेलीकॉप्टर और टैंकों का कोऑर्डिनेशन भी दिखाया जाएगा। युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं जमीनी हमलों का अभ्यास करेंगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सेना की दो अलग अलग टुकड़ियां कितने समय में युद्ध वाले इलाके में पहुंच सकती हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि दो अलग अलग तरह की ब्रिगेड के सैनिक किस तरह एक जगह इकट्ठे होकर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये दोनों आपसी तालमेल के साथ दुश्मन की जमीन पर हमला कर उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। हर बार अलग फॉर्मेशन में सैन्य टुकड़ियां आगे बढ़ेंगी। रणनीति में रोजाना बदलाव होता रहेगा। साथ ही दुश्मन की क्षमता के आधार पर भी स्ट्रेटेजी में बदलाव होता रहेगा। युद्ध अभ्यास के दौरान ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और दोनों के हाइब्रिड मॉडल को आजमाया जाएगा। युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका से 240 सैनिक भारत आए हैं। ये अमेरिका की सबसे पुरानी बटालियन का दल है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसे इन्फेंट्री बटालियन कहा जाता है। इसके अलावा इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कमांड भी है। इस दल में जमीन से दूर तक हमला करने वाला स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट भी शामिल है। ये दल अपने साथ टैंक भी लेकर आया है। भारतीय सेना की अगुवाई सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर राइफल्स कर रही है। ये 16वां एडिशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का जो यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हो रहा है, ये इंडो यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज का 16वां एडिशन है, जो कि यूएन मैंडेट के अधीन सभी प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। यह एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों और दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के लिए, जो कि ना कि विश्व की बड़ी सशक्त बल्कि बेस्ट आर्मीज़ हैं। और ये एक बेहतरीन मौका है सबको अपने सेना की कौशलता को निखारने का और आगे बढ़ चढ़कर ग्लोबल पीस के लिए हिस्सेदारी निभाने का। सर, इस ट्रेनिंग के ऊपर इस ट्रेनिंग की प्लानिंग तो हमने पिछले साल से शुरू कर दी थी। उसके बाद हमारी कुछ जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है इनके साथ, और पिछले अभी दिसंबर से
हमने यहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दिया है। एम है इस ट्रेनिंग का काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में जो हम सेमी डेजर्ट और सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में करते हैं यूएन मैंडेट के अंदर, वो एम है। राइट सर, ये कितना देर? 8 तारीख से हमारी आज ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 21 को आखिरी दिन है, 21 को हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा। 2 फेज में ट्रेनिंग होगी ये। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट फिलहाल। बिल्कुल, बीकानेर के राजस्थान के महाजन रेंज में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है जो ये 15 दिन चलेगा और उसको लेकर अमेरिका के सैनिक और भारत के सैनिक बिल्कुल युद्ध अभ्यास करेंगे और इस युद्ध अभ्यास को लेकर पाकिस्तान की चिंता और चीन की चिंता बढ़ रही है और इन दोनों के अपने अमेरिका और इंडिया के युद्ध अभ्यास से बहुत मजबूती मिलेगी और अपने सैनिकों को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। जी, 19 और 20 फरवरी को काफी अहम माना जा रहा है, युद्ध जैसा माहौल देखने को मिलेगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक युद्ध अभ्यास होगा जिसमें आधुनिक टैंक जो नए हथियारों के साथ में इनको अभ्यास किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह दोनों वहां पे उपस्थित होंगे और बिल्कुल अभ्यास का जायजा लेंगे। जी, पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई, भारत और अमेरिका के जब जवान आमने सामने ये तैयारी कर रहे थे, कैसी तस्वीरें सामने आई? उस दौरान कैसा माहौल देखने को मिला? किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय सैनिक और जो भारतीय सैनिक है जिसमें सभी बटालियन के अपने सैनिकों ने भाग लिया, बिल्कुल ही एक अच्छा माहौल देखने को मिला। दो देशों के बीच में दोनों अपने देशों के दोनों सैनिक और वहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। दोनों सैनिकों ने अपना अपना जलवा दिखाया सैनिकों का और बिल्कुल ही देखने लायक था वो। जी, भारत का सारथी टैंक दिखाई दिया, अमेरिका का स्ट्राइकर टैंक दौड़ता हुआ दिखाई दिया, उनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। नज़ारा कैसा था जब दोनों टैंक आपस में आमने सामने थे? बिल्कुल ही बहुत ही शानदार नजारा था। टैंकों के साथ में सैनिक, भारतीय सैनिक और अमेरिका के टैंक के साथ में अमेरिकी सैनिक बहुत ही आपस में तालमेल के साथ में भारतीय सैनिक चल रहे थे, तो वहीं अमेरिका के भी सैनिक अपने सैनिक तालमेल के साथ में चल रहे थे। दोनों के बीच में पहले तो मित्रता हुई और फिर उनको एक पॉइंट दिया गया था कि वहाँ इस पॉइंट से आपको हमला करना और इस पॉइंट से हम हमला करेंगे। और बहुत ही देखिए, इसमें सीक्रेट रहता है कि आर्मी किस हिसाब से अपना युद्ध अभ्यास करती है, तो वो अभी सीक्रेट है कि मतलब कहाँ से हमला करेंगे, क्या करेंगे। मतलब ये एक युद्ध अभ्यास है, इसको लेकर क्योंकि जहाँ पर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान का छटा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ पे पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि फायरिंग रेंज में धमाके होने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई रखी है। उनको डर है इस युद्ध अभ्यास से, बहुत ही अपनी चिंता में पड़ गया है पाकिस्तान। जी, तो 21 तारीख तक ये चलने वाला युद्धाभ्यास, तो रोजाना क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? रणनीति पहले से बनाई जाती है या उसी दिन डिसाइड किया जाता है? नहीं, बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रणनीति पहले से तय हो जाती है कि आपको आपके क्षेत्र में रहकर ये करना है, आपके क्षेत्र में रहकर ये करना है, कैसे दुश्मनों पर आपको कब्जा करना है, कैसे दुश्मनों की जमीन पर आपको जाके अपने दल का झंडा लहराना है, अपने देश का झंडा लहराना है। तो वो रणनीति अपने रीति रहती है, अपने युद्ध अभ्यास में जो इनको बताया दिया जाता है। और जो सैनिक पहले जाकर जो वहां पर जमीन पर कब्जा कर अपना देश का झंडा ले रहता है, तो वो उसमें वो होती है, पास होती है। मतलब ये पूरा आर्मी की रणनीति बनी हुई है। वही मतलब दोनों देशों के जो सैनिक है उनको बिल्कुल एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको आपका हमला इतना बजे करना है, आपको इतना हमला इतने बजे करना है। उसको लेकर पूरी रणनीति। देखिए, ये तो है आर्मी की बात। आर्मी एक तरफ से इनके जो मेजर होते हैं, कमांडर होते हैं, वो अपने टीम को कहते हैं कि अलर्ट रहिए और ये मतलब ये है अपने चलेगा 15 दिन में और अलग अलग नीतियां इनके सामने आएगी। और बिल्कुल भारतीय सैनिक इसमें बहुत ही जोश के साथ में दिख रहे हैं और वहीं अमेरिका के भी अपने सैनिक जोश के साथ में दिख रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी देने के लिए भवानी सिंह। और इसी के साथ हम आपको बता दें अगली खबर। एमपी के भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल भोपाल संभागायुक्त
जिला भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, भोपाल डीआईजी इरशाद वली और अन्य अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई है। दूसरे चरण के प्रारंभ हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कोरोना वैक्सीन सबसे पहले सरकार को सफाई और शमशान घाट में काम करने वाले कर्मचारियों को लगाना चाहिए। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीन सेकंड फेज में शुभारंभ कर दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 825 साइट हम लोगों ने सेशन वहाँ पर तैयार किए हैं और भोपाल में भी 79 हमारे सेशन चल रहे हैं। अभी PHQ में भी मैं गया था, वहाँ भी 10 हमारे सेशन चल रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी सेशन चल रहा है, यहाँ भी सेशन चल रहा है। सक्सेसफुली हमारा वैक्सीनेशन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पहला चरण सफल रहा, इसके बाद अब दूसरा चरण जिसमें अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश उसके बाद दिया जा रहा है अधिकारियों की ओर से? जी बिल्कुल मानसी, जिस तरह से पहले चरण के बाद दूसरे चरण में यहाँ पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों को वैक्सीन लगाने की बात हुई, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के जो प्रशासनिक के आला अधिकारी हैं उनको वैक्सीन लगाई गई। और दूसरी ओर अगर देखें तो यहाँ पर विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा मामले को लेकर सफाई कर्मचारी और यहाँ पर जो शमशान घाट पे काम करने वाले लोग हैं, निचले कर्मचारी हैं, उन पर पहले वैक्सीन की शुरुआत करने की बात सामने आई है। तो साफ तौर पर देखने में ये आता है कि संदेश की हम बात करें तो आला अधिकारियों द्वारा पहल करते हुए लोगों से अपील की गई है कि वैक्सीन सुरक्षित है और लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। तो सरकार की इस पहल के बाद लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि पहले आला अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, DGP, IG तमाम लोगों के लिए यह वैक्सीन लगने के बाद लोगों के लिए यह कहीं ना कहीं वैक्सीन सार्थक साबित होगी और उनको जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन है उसको बाद में चल के शिथिल भी कर दिया जाएगा और उनको लाभ निश्चित ही मिलेगा। मानसी, बिल्कुल शैलेंद्र, हालांकि आरोप जो है कांग्रेस की ओर से पहले भी लगाए गए थे। पहले ये कहा जा रहा था कि अधिकारी लगवाएं क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं जता रहा था विपक्ष, और अब ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को पहले लगवाएं उसके बाद अधिकारी लगवाएं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी स्थिति साफ नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए मानसी, विपक्ष अपनी भूमिका अपनी होने का कहीं ना कहीं यहाँ पर पहल करता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष में अगर हम बात करें तो विपक्ष में घेरने के लिए, सत्ता के लिए और मुद्दे उठाने के लिए कई बार ये सामने आता है कि विपक्ष कमजोर साबित हो जाता है और बीजेपी की रणनीति और सूझबूझ यहाँ पर कारगर साबित होती है। अब मुद्दा है, वैक्सीन का मुद्दा है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। लोगों के लिए निश्चित ही राहत का काम है और अगर सरकार निःशुल्क वैक्सीन लोगों को मुहैया करवा रही है और आला अधिकारी संदेश दे रहे हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं विपक्ष की यहाँ भूमिका सियासत की ना होते हुए लोगों से वैक्सीन और कोरोना को लेकर, वायरस को लेकर कहीं ना कहीं अवेयर का काम करना चाहिए। भले हमेशा यहाँ पर विरोध नहीं चलना चाहिए मानसी, तो साफ है लोगों के लिए सार्थक ये वैक्सीन नजर आ रही है। बिल्कुल, विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में घूम जाता है और खुद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर लेता है। वहीं जो विपक्ष ने अब आरोप लगाया है उसके ऊपर क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी को निश्चित ही प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का मानना है कि विपक्ष हर मामले पर सियासत ना करे। कोरोना वैक्सीन एक सरकार की बहुत ही सार्थक पहल है जिसपे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। निश्चित ही एक बड़ा फंड जो है कोरोना वैक्सीन के नाम पे सरकार ने, चाहे वह केंद्र का बजट हो या मध्य प्रदेश का बजट हो, तो उसमें शामिल किया गया है और निश्चित यह पैसा लोगों की जेब से ही टैक्स के थ्रू जाता है और अगर यह वैक्सीन लोगों के लिए लगती है और तो एक अवेयर का कार्यक्रम विपक्ष को साथ देना चाहिए। तो निश्चित ही बीजेपी यहाँ पर एक पहल विपक्ष से भी अपील करती नजर आती है कि कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को ज्यादा अवेयर करें और लोगों को ज्यादा टीका इसके कोरोना वैक्सीन के लगे, तो सीधे तौर पे इसका लाभ जनता को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।